यहाँ पे किसी न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है बता सकते हो क्या? ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल है। या फिर आप ऐसा समझ लो, न्यूट्रल बॉडी का मतलब इस पे टोटल चार्ज जीरो है। टोटल चार्ज जीरो मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, है ना, दोनों का नंबर सेम है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब n इंटू प्लस ई माइनस ऑफ या प्लस ऑफ n इंटू माइनस ई। ये प्रोटॉन के कारण चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज। तो Q प्लस मतलब टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के कारण टोटल चार्ज कितना होगा? n इंटू ई। एंड Q माइनस मतलब टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन n इंटू माइनस ई। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो टोटल चार्ज आएगा किसी बॉडी में n इंटू माइनस ई, और प्रोटॉन के कारण जो रहेगा n इंटू ई के बराबर। तो न्यूट्रल बॉडी में इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है उसके अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, उस बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। ये कोई न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, देन अब अगर मान लो इस बॉडी में से क्या कर दिया जाए, इसको +1 कूलाम चार्ज अगर बनाना है तो क्या करोगे? किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या निकालना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। हाँ, प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलते, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के लिए तुमको न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन हम इसमें से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा रहा है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिए, और इस तरह से निकाल दिए कि इसके अंदर +1 कूलाम चार्ज आ जाए, इतना अपन ने निकाल लिए। मतलब ऐसा नहीं कि अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन खत्म ही हो गए, इसके अंदर बचे हैं, लेकिन एक्सेस में अब प्रोटॉन आ गए यहाँ पे, और इतने एक्सेस में आ गए कि टोटल चार्ज कितना बच रहा है यहाँ पे, अब +1 कूलाम के बराबर चार्ज बच रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? एक इलेक्ट्रॉन से कितना, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे, फिर +1 इलेक्ट्रॉन, फिर +1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा निकालते निकालते हमें नहीं पता कि टोटल कितने निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने ये मान लिया कि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव किया, हमें नहीं पता कितने हैं, बट हमने मान लिया कि n निकाल लिए। आधा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा तो पूरा ही निकलेगा, यही क्वांटाइजेशन है। ठीक है, अब हमको ये काउंट करना है कि ये n की वैल्यू कितनी आती है, कि भाई यहां पर से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे तो इसके अंदर क्या बचेंगे? इसमें पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ है कि इस बॉडी में एक्सिस में क्या आ गए, एक्सिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सिस नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए इसमें। ठीक है, एक्सिस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। मतलब अगर टोटल n हम लिख रहे थे, तो अब इसमें n इंटू प्लस ई, तो ये रहेगा ही रहेगा। टोटल चार्ज की अगर हम बात करें, n ई प्रोटॉन के कारण
और इसमें से आपने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, तो इसके कारण इसमें नेगेटिव चार्जेस की कमी आ गई। और ये नेगेटिव चार्जेस की कमी आने के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल चार्ज कितना बच रहा है, प्लस एन ई के बराबर चार्ज बच रहा है। और ये प्लस ऑफ एन इंटू ई मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर है। ठीक है, अब इसको भी देख सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये टोटल चार्ज कितना बच रहा है, इसके अंदर टोटल चार्ज 1 कूलाम बच रहा है। तो आप इसको किसके बराबर इक्वेट कर दोगे, प्लस 1 कूलाम के बराबर इक्वेट कर दोगे। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाय e, 1 कूलाम 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, n की वैल्यू निकल के आ गई, इट इज 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19 एंड इट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये फिगर आ रहा बेटा, ये फिगर आ रहा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन यहां पर से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके जो चार्ज है वो कितना आएगा, 1 कूलाम के बराबर चार्ज आएगा। और ये फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट द फ्रैक्शन। ये n की वैल्यू आपने निकाल दी है, n की वैल्यू आ गई। ये n की वैल्यू अगर तुम काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे अगर तुम डेसिमल हटा भी देते हो तो n की वैल्यू कितनी आती है, 625। और उसके बाद कितने जीरो, 16 जीरो और 2 4 6 8 10 12 14 16, कितने जीरो यहाँ पे, ये क्या है 16 जीरोस। ये फ्रैक्शन है कि इंटीजर है, बताओ, 625 के बाद 16 जीरो, ये फ्रैक्शन है कि इंटीजर है, ये इंटीजर इंटीजर है। तो कल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में यही तो पढ़े थे हमने, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या फिर प्रोटॉन के चार्ज के। अभी समझ गए? तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, इसका मतलब उसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा उसमें, बताओ जरा, उल्टा होगा कि नहीं है? कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा उसमें, डेफिशिएंसी रहेगी। अरे नेगेटिव चार्ज में कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं आप लोग ये? यस सर। सर हाँ बोलो अभी। सर राइट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप बताना, n-n निकाल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देख, हमने जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें कितने प्रोटॉन माना है, इस न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने लिए अपन ने, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो n। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन मतलब n प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज e होता है, e मतलब ये वाली वैल्यू। ऐसे ही टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए, n इंटू माइनस ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है, बराबर है? समझ गया? यस सर समझ गया। हाँ, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तब तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि उसमें पूरे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चले गए और इसके कारण अब यहाँ पे एक्सेस में प्रोटॉन बच रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे ना, वो तो बहुत पॉसिबल केस हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एटम से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मतलब पूरे एटम को आयनाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बात समझ गए? हेलो, अरे बात समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक ही चार्ज बढ़ता था, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता था, इसमें इतने ज्यादा क्यों निकलते हैं? बेटा एक एटम है तो एक चार्ज बढ़ेगा ना, यहाँ पे किसी क्रिस्टल में एक ही एटम होते कि कितने एटम होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने होते हैं। 1 ग्राम अगर मैं कॉपर ले लूं, 1 ग्राम मान लो कॉपर की कॉइन है, कितने एटम होंगे आप काउंट कर सकते हो कि नहीं? केमिस्ट्री में भी आपने सही पढ़ा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलेगा तो एक प्लस ही चार्ज बचेगा उस पर, बराबर है? हाँ सर। सही पढ़े हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरा बल्क में मटेरियल की बात करें, जैसे इस पेन में कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना ये पेन? एक ही मॉलिक्यूल है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत सारे। बहुत सारे।
तो हम यहाँ पे एक एटम के चार्जिंग की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरी बॉडी के चार्जिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सिंगल एटम के चार्जिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पूरी बॉडी की चार्जिंग की बात कर रहे हैं, ये पूरे पेन को चार्ज करने की बात कर रहे हैं। अभी समझ गया? हाँ सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। हाँ, और ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है, इतना बड़ा है कि आप 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 के फॉर्म पे आप इसको लिख रहे हैं। हाँ बोलो सर। यहाँ पे आपने समेशन n प्लस ई प्लस n माइनस सी कहाँ से है सर? n ऑफ प्लस ई मतलब किसके कारण चार्ज है वो? प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन के कारण। और n माइनस ऑफ n इंटू माइनस ये किसके कारण चार्ज हो गए? सर इसमें n माइनस ऑफ n क्या है वो नहीं समझा सर। n माइनस ऑफ n। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना बोले, यहाँ पर हमने कितना बोले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले ना भाई, आपने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? n। तो अंदर कितने बचेंगे? हाँ सर समझ गया। अभी समझ गया? हाँ सर। आपने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो अंदर कितने बचेंगे? n माइनस n बचेंगे कि नहीं? और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस ही है, इसलिए कैलकुलेशन ऐसा हो गया। अभी समझ गया है कि डाउट है अभी भी कुछ? समझ गया सर। सभी समझ गया? पक्का आगे बढ़ सकता हूं मैं अब? हेलो, आगे बढ़ सकता हूं क्या? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Now page number 2, देखो पेज नंबर 2, इसको ऐसे समझ लो आप, कॉन्सेप्ट ऐसी समझ लो जैसे अगर हम ओवरऑल सोडियम एटम को ले लें, सोडियम एटम 11 and 23। सोडियम एटम में क्या होता है जरा बताओ, कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं? ओवरऑल एटम कैसा रहता है? सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस के अंदर, बराबर है। कितने दिख रहे हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा, साइज ही छोटा हो गया यहाँ पे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन रहते हैं इसके अंदर? 12 न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। न्यूट्रॉन को मैं ठीक है, ये 12 न्यूट्रॉन है। और ये जो रेड कलर से बना है ये प्रोटॉन है। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे? 11। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए फिर से। ठीक है, ओवरऑल एटम कैसा हो गया ये बताओ जरा, ओवरऑल एटम कैसा हो गया ये? नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज की न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सर। ओवरऑल दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना, ओवरऑल दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे आएंगे प्लस ऑफ 11 ई, सॉरी 11 ऑफ प्लस ई प्लस ऑफ
11 माइनस ई इज इक्वल्स टू 0। ये किसके कारण चार्ज है? ये है प्रोटॉन्स के कारण, और ये किसके कारण चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। अगर मान लो हम इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, क्या होगा? अगर मान लो हमने क्या किया, सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है? 0। लेकिन इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, आप छोटा डायग्राम समझ लो, प्लस 11 ई एंड 12 प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के आ गया है, तो अब यहाँ पे कितना बच रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसके अंदर, हाँ या ना? -10। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया बेटा? अब यहाँ पे देखो जरा, ओवरऑल चार्ज अगर देखोगे तो कितना आ गया? 11 ई प्लस ऑफ कितना लिखोगे? -10 ई, तो प्लस ई के बराबर चार्ज आ गया। मतलब एक एक्सिस में प्रोटॉन आ गया। तो ये जो एटम है इसमें क्या हो गया? एक्सिस में प्रोटॉन हो गए। सो दिस एटम हैव एक्सिस प्रोटॉन, और इसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है उसमें एक्सिस में प्रोटॉन है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या? उसमें एक्सिस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो किसी तरह से हम यहाँ पे न्यूट्रल सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, तो कौन सा चार्ज आ जाता? नेगेटिव चार्ज आ जाता, जो थोड़ा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फट से स्क्रीनशॉट लो। ये तो हमने एक एटम को लेके की है। तो ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल एटम का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज ही नहीं है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, ले लिए? हेलो? यस सर। अब अगर हम सोडियम का क्रिस्टल लेते, एक छोटा सा क्रिस्टल लेते सोडियम का, न्यूट्रल क्रिस्टल लेते सोडियम का हम, नंबर 3, ये एक हमने क्रिस्टल लिए सोडियम का, Na क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल, और ये न्यूट्रल है। इसके अंदर मान लो हमने 6 एटम बस लिए हमने। एक छोटा सा क्रिस्टल का टुकड़ा रहेगा ना, 1 ग्राम का भी, उसमें भी बहुत लाखों करोड़ों पे होते हैं। मैंने यहाँ पे 6 एटम वाला एक क्रिस्टल ले लिया सपोज, और ये न्यूट्रल क्रिस्टल है ना। 6 एटम ही हमने लिए, बट इट इज अ न्यूट्रल क्रिस्टल। न्यूट्रल क्रिस्टल, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर +11 ई -11 ई 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 +11 ई -11 ई। दिस इज द न्यूट्रल क्रिस्टल। ये न्यूट्रल क्रिस्टल है। न्यूट्रल क्रिस्टल का मतलब क्या है? इसमें चार्ज ही नहीं है क्या? न्यूट्रल क्रिस्टल का मतलब इसमें टोटल चार्ज 0 है, एंड 6 एटम इंटू 11 ई +6 इंटू 11 ऑफ -e, ओवरऑल कितना हो गया? 0। ये टोटल चार्ज किसके कारण हो गए? ये वाले चार्ज हो गए आपके प्रोटॉन के कारण। ये वाले चार्ज किसके कारण हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन के कारण। टोटल चार्ज 0। ये सोडियम क्रिस्टल है ओवरऑल आपका। अब हम क्या कर रहे हैं? हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं इस न्यूट्रल क्रिस्टल में से। नाउ if from each atom 1 electron is removed, अगर हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, तो ये क्रिस्टल कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका।
हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया, तो अभी देखो +11e -10e +11e -10e +11e -10e +11e -10e +11e -10e +11e -10e। अब इसमें बताओ ओवरऑल कितना चार्ज आ गया। अगर हम पूरा क्रिस्टल लिख दें और ये एटम ना बनाए तो इसमें कितना चार्ज है। अभी मैंने पूरा क्रिस्टल में एटम नहीं बनाया, बस एक बॉडी बना दिया, एक क्रिस्टल बना दिया। टोटल कितना चार्ज आ गया। हर एक एटम में से आपने कितना चार्ज निकाल दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर। अब कितना चार्ज आ गया बेटा इसमें, सोचो जल्दी से बताओ कितना चार्ज आ गया। अब कितना चार्ज है, 6 एटम 11 इंटू ई 11 इंटू प्लस ई एंड प्लस ऑफ 6 एटम इंटू 10 इंटू माइनस ई। तो ओवरऑल कितना हो गया ये +6e +6e मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी पंचायत नहीं लिखते और यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसके अंदर प्लस 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज आ गया। हम ये पूरी पंचायत नहीं लिखते, हम ये लिख दिए कितना चार्ज है इस पे, प्लस 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज यहाँ पे इस क्रिस्टल पे आ गया। और जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें आया उतना ही नेगेटिव चार्ज इससे बाहर गया है। बात समझ गए कि डाउट है कुछ। अब ये क्वांटाइजेशन कैसे है कि किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे होता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो पूरा की पूरा ट्रांसफर होता है। ऐसा आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा ना कि आधा चला गया या 1/4 चला गया है ना, या 3/4 चला गया, पूरा की पूरा गया है। तो जो चार्ज आया यहाँ पे उस क्रिस्टल में प्लस 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर चार्ज आया। अभी समझ गए। तो आप ऐसा लिख देते हो, ये पूरी कहानी नहीं लिखते हो। तो अगर कहीं पे ये लिखा है इस तरह से प्लस ऑफ 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसका मतलब क्या है, क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं इस क्रिस्टल पे। हेलो है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज थे वो तो न्यूट्रल हो ही गए थे पॉजिटिव वाले से, इतना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है जिसमें हुआ क्या, दिस इज द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है एक्सेस में। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं या उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं, इतना एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन आसानी से नहीं निकलते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा कि अब भी कोई डाउट है इस पे। एंड क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल समझ गए कि उस पे भी कुछ है। अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ उसका। हेलो हेलो, कोई डाउट है क्या, देख लो यहाँ पे, फिर क्वेश्चन आंसरिंग कर लो। जैसे ये पेन है, ये न्यूट्रल है। अभी ये मेरे हाथ में एक पेन दिख रहा है, ये न्यूट्रल पेन है, बराबर है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जा रहे हैं। क्या होगा, ये पूरा पेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये कि इसमें एक्सेस में प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, ये मतलब होता है। अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किस एटम से निकल के गए, कहाँ के निकल के गए, क्योंकि तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों में, हम कहाँ तक काउंट करते बैठेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं। हाँ सर। तो ये पूरे बल्क के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अगले पेज पे, पेज नंबर 4। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लो। Now this is पेज नंबर 4। क्वेश्चन पूरा वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसा लिख दे रहा हूं। ये एक न्यूट्रल क्रिस्टल है, न्यूट्रल बॉडी ले लो क्रिस्टल में। दिस इज न्यूट्रल बॉडी।
न्यूट्रल बॉडी मतलब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अभी टोटल चार्ज इस पे 0 है। अब इसमें ओवरऑल ये देखा गया कि -5 माइक्रोकूलाम इसमें चार्ज आया। -5 माइक्रोकूलाम चार्ज आया मतलब क्या किया गया होगा बताओ इसमें? -5 माइक्रोकूलाम चार्ज लाने के लिए क्या किया गया होगा? और प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए होंगे कि रिमूव किए गए होंगे? ऐड। हाँ, इसके अंदर आपने अब इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने भर दिए अभी हमें भी नहीं पता। कितने मान लोगे? n इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, बराबर है। तो आप ऐसा समझ लो कि E प्लस E अप टू E कितने है टोटल? n। तो n इंटू E मिलाकर कितना बन रहा है यहाँ पे? n इंटू हर एक पे कितना कितना है? नेगेटिव नेगेटिव आप ऐड कर रहे हो ना, इस पे टोटल चार्ज इतना आ रहा है। तो n इंटू माइनस ई एंड दैट इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। अभी समझ गए? n इलेक्ट्रॉन ऐड करके -5 माइक्रोकूलम बना रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है? ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे n इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय -e माइनस माइनस कट गया एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, 1.6 10 to the power -19 कूलम। सो इट इज -19, ये कैंसिल आउट हो गया। इट इज 50/16 10 to the power 13, 25/8 10 to the power 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3.125 इंटू 10 to the power 13, 3125। मतलब 3 जीरो और कम हो गए तो 10 जीरो और लग जाएंगे। ये देख सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाले। तो इंटीजर में ही निकल रहे हैं भाई। चार्ज कितना? 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है? इसमें जो चार्ज है वो किसका इंटीजर मल्टीपल है? कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मल्टीपल है? 3125, उसके बाद 10 जीरो के बराबर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है। यही क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है। तो अब आपको इस तरह से क्वेश्चनों को डील नहीं करना है। क्वेश्चन आपको ऐसे डील करना है सीधा सीधा, जैसे चार्ज दिया है 15 माइक्रोकूलम, तो Q इज इक्वल टू डायरेक्ट n ही लिख देना, n की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय E कर देना। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए, बस इतना ही रहता है। बाकी फार्मूला यही रहेगा, 15 इंटू 10 टू द पावर -6 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कर लेना, इस तरह की पंचायत आपको नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछो सर। हाँ, सर, ये जो बोलो। लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला लिखे इसके अगर रिमूव और ऐड करने पे दोनों अलग अलग नहीं होंगे क्या? मतलब फॉर्मूला अलग नहीं होगा या फिर साइन लेफ्ट साइड में जो लिखे अभी रिसेंट में जो? अच्छा, वो बॉक्स में लिखा हूं जिसको? हाँ सर। हाँ, अगर मान लो आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो -n से इक्वेट करना, पॉजिटिव चार्ज है तो +n से इक्वेट करना। ठीक है, हेलो, ओके सर। ओके। तो वैसे उसमें प्लस माइनस का ही बस फर्क आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क से तुमको बस ये समझना, पूरी कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना तुम लोग। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करे हो कि निकाले हो? किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या किया आपने? उसमें इलेक्ट्रॉन निकाले। निकाले। हाँ, और अगर किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या किया तुमने वहां पे? प्रोटॉन निकाले। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं निकलते बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करे। ऐड किए। हाँ, प्रोटॉन अभी तक अपन ने सीखे नहीं आसानी से निकालना। ठीक है, अभी तक अपन ने सीखे नहीं। हो सकता तुम कोई रिसर्च ऐसी कर लो कि आसानी से प्रोटॉन निकाल लो, अभी अपने पास नहीं है वो तरीका कि आसानी से हम प्रोटॉन को निकाल पाए। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, स्क्रीनशॉट लो। तो ये तो हो गया चार्ज का कैलकुलेशन, किसी बॉडी में कितना चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ तक की कहानी थी। अब हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग पे आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है या एडिशन है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसके 3 तरीके होते हैं, उस पे हमारा स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ले लिए? सर हाँ बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज के हाथ ही रहेगा ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में हमेशा ओके नेगेटिव सर। चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखो, कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ 3 कूलम, माइनस के साथ में लेना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन में कितना होता है? सर सेम ही होता 1.6। है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया? ये ध्यान रखो आगे से। हाँ, ये ध्यान रखो आगे से। अभी मैं तीनों पार्टिकल के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आगे से भूलना नहीं। पेज नंबर 5, भूलना नहीं, इसको फटाफट लिख दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इनका मास 9.1 -31 kg, 1.672 10⁻⁻27 kg, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन। चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पे 0। इसको क्या लिखोगे? -e। इसको क्या लिखोगे? +e। ई सिंबल किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ई सिंबल है 1.6 10⁻⁻19 कूलम के लिए। सो रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ठीक है। समझ गए अब कि नहीं? हेलो, इलेक्ट्रॉन छोटा सा पार्टिकल है विथ नेगेटिव चार्ज, मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है, प्रोटॉन बहुत भारी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव चार्ज रहता है लेकिन इक्वल अमाउंट में रहता है। मास में बहुत ज्यादा फर्क है, लगभग 2000 गुना भारी होता है ये। 10⁻31 और ये 27 है ना, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे इसको 10 मान लेना लगभग, तो ये 30 आएगा, मतलब लगभग 1000 या 2000 गुने के आसपास होता है। तो अगर मैं मास की बात करूं यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज लगभग 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो कम है थोड़ा सा, बट मैंने एक रफ फिगर लिख दिया यहाँ पे, लगभग 1900 1800 कुछ के आसपास, बट ऐसा मान ले, इतना गुना भारी है ये। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? खली का वजन पता है क्या? खली का वजन पता है किसी को कितना है? क्या सर? खली का वजन पता है किसी को? सर 200 के आसपास है। 200 kg है ना। और मान लो कोई 1 kg का प्री मैच्योर बेबी हुआ, तो समझ ले ऐसा इतना अंतर रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, ठीक है। 1 kg का कोई प्री मैच्योर बेबी हुआ और खली को कंपेयर कर ले। समझ गए? हेलो, हाँ, तो इतना भारी होता प्रोटॉन, लेकिन चार्ज कैसा रहता है? सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज है और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है, ठीक है। हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन। तो अब चार्जिंग अ बॉडी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, चार्जिंग अ बॉडी।
पेज नंबर 6, चार्जिंग अ बॉडी, नेक्स्ट हेडिंग, या मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ body. Method of charging a body, there are 3 methods: by friction, दूसरी मेथड होती by इंडक्शन, तीसरी मेथड होती है by कंडक्शन। किसी बॉडी को चार्ज करने की 3 मेथड है, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। 3 मेथड होती है, 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, समझ गए? 3 मेथड और भी होती, बट हम ये 3 मेथड यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में बुकों में दिया हुआ है। एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी होता है, वो भी एक अलग तरीका है चार्जिंग का। एक फील्ड एमिशन भी होता है, उसके थ्रू भी बॉडी चार्ज होती है। एक थर्मल एमिशन भी होता है, उसके थ्रू भी बॉडी चार्ज होती है। बट हम ये बिल्कुल सिंपल से 3 मेथड ले रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। नॉर्मली आप इनको ही देखते हो किसी बॉडी के चार्जिंग के लिए। तो किसी बॉडी के चार्जिंग के लिए सबसे फर्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय फ्रिक्शन। इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। बाय फ्रिक्शन ओनली insulator can be charged by this method। इस मेथड से इंसुलेटर चार्ज होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर को चार्ज किया जाता है बाय फ्रिक्शन मेथड। अब ये जो फ्रिक्शन मेथड है, कल जैसे अपन ने पढ़े थे, मैंने कुछ जो बच्चों वाले गेम बताया था कि स्केल ले लो और स्केल को क्या करो, बालों पे रगड़ो और कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उनके पास में लाओगे तो वो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उसमें चिपकते हैं कि नहीं चिपकते? हेलो, ना बहुत किए बचपन में एक्सपेरिमेंट, कि नहीं किए? हेलो, स्केल वाले एक्सपेरिमेंट किए हो ना बेटा? हेलो, ये देख मेरे पास स्केल है, खूब रगड़ ले बालों पे ऐसा, और फिर छोटे छोटे कागज के पीसेस लेना और वो कागज के पीसेस को करना तो वो चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका। क्या कर रहे हैं अपन इसमें, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रगड़ रहे हैं। ठीक है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रब कर रहे, रगड़ रहे, तब इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है नहीं, ट्रांसफर हो रहा है। एक बॉडी के चार्ज दूसरी बॉडी पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट ले रहा हूं। ये सपोज हमने एक ग्लास रॉड ली, दिस इज एनी ग्लास रॉड, और यहाँ पे मैंने एक ऊनी कपड़ा ले लिया, वूल ले लिया, है ना, और इनको आपस में रगड़ते हैं। नाउ दे आर रब्ड विथ ईच अदर, रब्ड विथ ईच अदर, दोनों को एक साथ में रब करते हैं। और दोनों को एक साथ में रब करने के बाद ये ऑब्जर्व होता है कि जो ग्लास रॉड है इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, एंड जो वूलन क्लॉथ है इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड लो और ऊनी कपड़ा लो, दोनों को आपस में रगड़ो, इट इज ऑब्जर्व दैट ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड वूलन क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ, आपस में रगड़ने से ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से कहां पे चले गए, वूलन क्लॉथ पे चले गए, ऊनी कपड़ों पे चले गए, और इसके कारण यहाँ पे एक्सिस में प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह से ये चार्जिंग हो गई। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और है, ग्लास, एक प्लास्टिक और वूल वाला भी। यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं हम, दिस इज एनी प्लास्टिक रॉड एंड दिस इज वूलन क्लॉथ। ठीक है, ठंड के दिनों में इसको आप फील करते हो। नाउ दे आर रब्ड विथ ईच अदर, रब्ड विथ ईच अदर, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। तो फिर क्या ऑब्जर्व होता है कि जो प्लास्टिक रॉड है इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड द वूलन क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, किसके इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, ट्रांसफर हो गए, वूलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए,
ट्रांसफर होके। इस पे देखो, यहाँ पे वूल इज द कॉमन मटेरियल। एक केस में नेगेटिव चार्ज हो रहा है, एक केस में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। ऐसे 1000 पेयर मिल जाएंगे आपको इंसुलेटर के, जिनको आपस में रगड़ने पे किसी में पॉजिटिव आएगा, किसी में नेगेटिव आएगा। बट मैंने ये 2 ही पेयर यहाँ पे लिया। ये बुक में दिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे पेयर बनते हैं, बट हमने सिर्फ ये 2 पेयर इसलिए लिए क्योंकि हम जो बुक में दिया हुआ वही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने पेयर रहेंगे हम कैसे याद करेंगे, डिफिकल्ट टास्क है। आप उसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखोगे कि किसमें पॉजिटिव आ रहा है, किसमें नेगेटिव आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है किसमें नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए फिर से तुमको कोई थर्ड चार्ज बॉडी एक रखनी पड़ेगी, है ना। सो दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, वो अलग चीज है। हम बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन के कारण ये चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं। ये तो 2 तरीके हो गए, आपको दिख रहा है। फिर बादलों में जो बिजली बनती है, बादलों में जो बिजली चमकती है ना, बादल जब गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, वो कैसे आती है? वो भी फ्रिक्शन के कारण आती है। जब बादल आपस में चलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे में फ्रिक्शन के कारण चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं एक साथ अचानक, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है लाइट के फॉर्म में। उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। और प्लास्टिक एंड वूल वाला जो एग्जांपल है, आप ऊनी कपड़े पहन लो और धूप में थोड़ी देर बैठ जाओ प्लास्टिक की चेयर पे, और ऊनी कपड़े को रगड़ लो प्लास्टिक की चेयर से, तुम्हारी बॉडी चार्ज हो जाती कि नहीं होती? तुमने ऊनी कपड़ा पहना है और प्लास्टिक की चेयर पे तुम बैठे हो, है ना। ऊनी कपड़े पहन के तुम अगर प्लास्टिक के चेयर पे बैठ जाओ, क्या होती तुम्हारी बॉडी? चार्ज हो जाती कि नहीं होती? हेलो, तुम्हारी बॉडी चार्ज हो जाती है, हाँ या ना? यस सर। तुमने वूलन क्लोथ पहने हो और ये प्लास्टिक चेयर है, और कोई तुम्हारा फ्रेंड आके अगर तुमको टच करता तो तुमको क्या लगता? शॉक लगता ना। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं? प्लास्टिक चेयर में बैठे हो, ऊनी कपड़े पहन के बैठे हो, चप्पल वगैरह पहन लो, कोई तुम्हारा फ्रेंड आके अगर तुमको टच करे तो तुमको शॉक लगेगा। तो शॉक क्यों लगता है? चार्जेस के कारण लगता है। होता ये है, देखो इस पेयर में ग्लास रॉड के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वूलन क्लोथ के कंपैरिजन में लूजली बाउंड है। मतलब इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्डिंग फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स है, वो कम है वूल के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ चले गए। जबकि इस पेयर में वूलन क्लोथ में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लास्टिक के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स के कंपैरिजन में ये वीक है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे वूल इज द कॉमन मटेरियल, बट एक जगह ग्लास लिया मैंने, एक जगह प्लास्टिक लिया। यहाँ पे वूल नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ये सिर्फ किसके कारण है? यहाँ पे इसका पीछे का जो रीजन है, बस ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पेयर में कमजोर किसके बॉन्ड है, किसकी बाइंडिंग फोर्स कम है? कमजोर है ग्लास का, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। इसमें कमजोर बाइंडिंग फोर्स किसके पास में? इलेक्ट्रॉन का, वूल के पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग फोर्स, इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। बस यही रीजन और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी। तो बॉडी को आप शॉर्ट में बढ़ा सकते हैं क्या बेटा? ये शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? बोला ना मैंने शॉर्ट में। अच्छा नहीं समझा ये वाला कि अच्छा, प्लास्टिक तो ग्लास की वो। सर मैं री एंटर हो रहा था। ठीक है, री एंटर हो जा। ये फ्रिक्शन तो समझ गए ना कि ग्लास रॉड को ऊनी कपड़ों से रगड़ो, प्लास्टिक रॉड को ऊनी कपड़ों से रगड़ो। तो ग्लास रॉड को जब ऊनी कपड़ों से रगड़ोगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड को जब ऊनी कपड़ों से रगड़ोगे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को, तो प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ऊनी कपड़ों में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये समझ गया कि नहीं? ग्लास में पॉजिटिव क्यों है वो नहीं समझ। हाँ, ये इसलिए आया क्योंकि जिस पेयर में ये जो चार्ज की कहानी है, इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? लूजली बाइंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लूजली बाइंड इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाइंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लूजली बाइंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलना ज्यादा सही है।
लूजली बाइंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, समझ गए? हेलो, तो फिर ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाइंड है क्या? क्या क्या? ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाइंड है? हाँ, ग्लास के इलेक्ट्रॉन वूल के कंपैरिजन में लूजली बाइंड है, और यहाँ पे किसके लूजली बाइंड है? वूल के, प्लास्टिक के कंपैरिजन में, इसलिए वूल यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और प्लास्टिक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ सर। हाँ, अभी समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो एक तरीका ये हो गया, अब एक और तरीका आ रहा है, हम इंडक्शन मेथड। सर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल कैसे होते फिर? क्या बेटा? सर वो नॉर्मल कैसे होते फिर? नॉर्मल करने के लिए फिर से टच कर दो आपस में, थोड़ी देर रहने दो टच, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। या फिर कोई टच कर दे, कोई कंडक्टिंग बॉडी के संपर्क में जाए, ग्राउंड पे फेंक दो, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे हमने किसी कंघी को किए हमने, मान लो, है ना? जनरली हमारे जो हाथ होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते इलेक्ट्रिसिटी के। अब हमने कंघी की है तो कंघी में जहां जहां पे हमने कंघी की है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ी देर बाद आप उसको टच करोगे तो आपकी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ये बिल्कुल वैसे जैसे तुम चेयर पे बैठे, कोई फ्रेंड ने आके टच किया, उसको शॉक लगा लेकिन न्यूट्रल हो गए, ठीक है? हेलो, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाते हैं क्या बॉडी के? इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए, इसका मतलब वहां पर की एनर्जी बदल गई, वहां पर की पोटेंशियल बदल गई है, ठीक है? और कोई भी सिस्टम किस में रहना चाहता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहना चाहता है, अपनी एनर्जी को कम से कम रखना चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम रखना चाहता है। इसलिए चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जल्दी न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हो गया? चार्ज का ट्रांसफर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है? सर फिर वो एक्सेस जो चार्ज आ जाते हैं वो सराउंडिंग में चले जाते हैं क्या? हाँ, एक्सेस चार्ज बोल दो, सराउंडिंग में चलेगा या अर्थ पे चलेगा या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चलेगा, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है? हेलो, ओके सर। ओके, और कुछ बेटा? तो पहले वाले केस में जो है वो ग्लास लूजली बैंड इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है ना? हाँ हाँ, एलिमेंट दूसरे बोल वाले दिया, में मटेरियल बोल दे। हाँ और दूसरे वाले में प्लास्टिक है। हाँ, दूसरे वाले में प्लास्टिक नहीं, दूसरे वाले में वूल है, क्योंकि वूल से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक पे आए। ओके सर। सर अगर अपने ग्लास का बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लिए और उसको फिर रब करते गए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो सकते हैं? नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे, कुछ जाएंगे, ऐसा थोड़ी पूरे खत्म हो जाएंगे। ग्लास के देख, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही ट्रांसफर हो पाते, जो न्यूक्लियस के पास वाले होते वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते, वो तो आसानी से नहीं निकल सकते। बैलेंस मतलब समझ गए, जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में रहते हैं। तो आफ्टर कंटिन्यूस रबिंग कितना भी रबिंग करोगे कभी भी पॉसिबल नहीं कि पूरे के पूरे निकाल पाओ, ठीक है? हेलो, हाँ, पूरा निकालना मतलब पूरे एटम को आयनाइज करना, आयन बना देना पूरा की पूरा। हाइड्रोजन के लिए ठीक है, हाइड्रोजन आसानी से आयनाइज हो जाता है। हीलियम को पूरा आयनाइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लिथियम, बेरिलियम और बाकी भारी एलिमेंट को तो बहुत ही मुश्किल होता है कि पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। हाइड्रोजन बस के आसानी से निकाल सकते हो, हीलियम का एक निकाल सकते हो, दूसरा निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है? समझ गए? हाँ सर, इसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर ये जो पढ़े थे ना तुमने केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं यार उसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला जो टर्म पढ़े थे। हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, दूसरी मेथड पे आ रहा है बाय इंडक्शन। अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हेलो, अरे जल्दी लो। डन सर। अब इंडक्शन मेथड, अब दूसरी मेथड हम पढ़ने वाले, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझते हो कि नहीं? इंडक्शन का मतलब पेज नंबर 7, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? दूसरी मेथड आ रहे हैं हम, इंडक्शन। इंडक्शन को बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण सुने हो कि नहीं? प्रेरित करना। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। इस मेथड से सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज किया जाता है।
ठीक है, इस मेथड से कंडक्टर को चार्ज किया जाता है। कंडक्टर कैसे चार्ज होते देखोगे, इस मेथड को समझ लो। यहाँ पे मान लो आपने एक कॉपर का स्फीयर लिया और ये एक इंसुलेटर स्टैंड हमने रख दिया है यहाँ पे। ये कॉपर स्फीयर है और इस पे ये इंसुलेटर स्टैंड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके आए, दिस इज पॉजिटिव चार्ज रॉड। मान लो ये ग्लास रॉड है और ये कॉपर है, दूर से टच नहीं कर रहे हैं हम, दूर से रखे, क्या होगा? कॉपर में क्या होते हैं, कॉपर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी न्यूट्रल बॉडी है, बेसिकली इट इज आल्सो न्यूट्रल बॉडी, लेकिन इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली होते इधर उधर चलने के लिए। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्रीली होते इधर उधर चलने के लिए, ये कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, इमोबाइल आयन कोर, इमोबाइल आयन कोर। और ये क्या है यहाँ पे, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जिनको बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर अगर है तो कॉपर में 1 Cu+ प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इसको बोलते हो, दिस इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बन गया यहाँ पे, इमोबाइल, इमोबाइल आयन, ठीक है, इमोबाइल आयन। ये मूव नहीं करता है, कभी भी किसी क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं करते। फ्री इलेक्ट्रॉन आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इधर उधर मूव करते हैं, आयंस मूव नहीं करते, ये फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे। लेकिन जब आपने ये ग्लास रॉड यहाँ पे पास में लाया तो क्या हुआ, इससे बता देना। ग्लास रॉड को पास में लाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये कैसे होगा, यहाँ पे दिस इज ग्लास रॉड, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ पे आ जाएंगे, पास में आके चिपक जाएंगे, इधर पे किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे, इधर पे आपका इमोबाइल आयन बचे ही रहेंगे ये। लेकिन जो फ्री, ये है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक तरफ इकट्ठे होने लगे। बात समझ गया बेटा? नाउ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर, क्यों आ गए इकट्ठे इधर पे, क्यों आ गए यहाँ पे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप ऐसा समझ लो, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन आर नियर टू पॉजिटिव ग्लास रॉड के पास में आ गए, ऐसा समझिए। और अब किसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है, अगली स्टेप ये होती है कि किसी तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनको और फर्दर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। फर्दर न्यूट्रलाइज करने का मतलब यहाँ पे अर्थिंग से अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है, लेकिन अर्थ क्या करती है यहाँ पर से, हम इसकी मैकेनिज्म अभी नहीं समझेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये बाद में पढ़ेंगे सिलेबस में आगे आने पे, अभी यहाँ पे पढ़ने का नहीं है ये। तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन चलेंगे और ये हर एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करते जाएंगे, जो एक्सेस में बन रहे थे यहाँ पे उनको न्यूट्रल करते जाएंगे ये, ठीक है। यहाँ से अर्थ से और इलेक्ट्रॉन गए और ये पॉजिटिव चार्ज को और न्यूट्रलाइज कर दिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज थे ये और न्यूट्रलाइज हो गए इतना पूरा। अब ये एक्सेस में क्या आ गए यहाँ पे, दीज आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या कर दो, अब फर्दर अब रॉड को हटा दो और अर्थिंग को भी हटा दो, यहाँ पे रिमूवल ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग को भी हटा दिए, तो अब इसमें क्या आ गया, अर्थिंग को भी हटा दिया आपने, तो एक्सेस में क्या होगा इसमें, अब
एक्सिस में इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो थे जो ग्राउंड से आके न्यूट्रल किए थे, साथ में ये वाले और एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आ गए, दीज आर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण ये जो बॉडी है ये कैसी हो गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इंडक्शन मेथड में इस तरह से किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, मतलब आपने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किए, डायरेक्ट इसको टच नहीं किए, दूर से ही रखे और उसके बाद फिर कुछ ऐसी प्रोसेस किए जिससे ये नेगेटिवली चार्ज होगी। दूर से रखे, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास में आकर चिपकने लगे क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स था इनके लिए, और फिर अर्थिंग किए जिससे यहाँ पर का जो पॉजिटिव चार्ज जो एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया अर्थ ने, और फिर ये रॉड को भी हटा दिया और अर्थिंग को भी हटा दिए। तो पहले रॉड को नहीं हटाना, पहले अर्थिंग को हटाना, उसके बाद रॉड को हटाना, क्योंकि अगर पहले यहाँ पे आप रॉड को हटा दोगे तो वापस यही वाली ओरिजिनल कंडीशन आ जाएगी। तो पहले अर्थिंग हटाओगे और उसके बाद रॉड हटाओगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज थे बाद में फैल जाएंगे और ये जो बॉडी है ओवरऑल कैसी रहेगी, नेगेटिव चार्ज बनी रहेगी। तो कोई डाउट बेटा इस पे? हेलो सर एक बार फिर से बताना। एक बार फिर से बताऊं? ठीक सर ये अर्थिंग वाला। अर्थिंग वाला ठीक है, उसको ऐसे समझ लेते हैं। ये मान ले मेरे पास एक कॉपर का स्फीयर है, बराबर है? हेलो हाँ सर। क्या कर रहे हैं, प्रोसेस समझना है यहाँ पे क्या होता है। ये न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल मतलब समझ गए, इस पे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इस पे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब आयंस के कारण है जो कि मूव नहीं करते, हिलते डुलते नहीं है, अपनी जगह पर ही रहते। और ये सपोज मेरे पास एक ग्लास रॉड है जो पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है, और ये न्यूट्रल कॉपर का स्फीयर, इसके पास में दूर से ही रखूंगा, ऐसे दूर से रखूंगा तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आके किस साइड पे आ जाएंगे, ये रॉड के पास में आ जाएंगे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर के एक्सेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इधर इकट्ठे होने लगेंगे इस साइड पे, क्योंकि ये जो रॉड है ये इनको इधर खींच लेगी, मूव कर लेगी। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे खींच के, क्योंकि ये क्या होते, इमोबाइल आयन कोर है। जो कॉपर के एटम है वो तो हिल डुल नहीं सकते अपनी जगह पे ना, क्रिस्टल है पूरा, क्या मूव करते हैं उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये कॉपर के जो आयन्स होते हैं ये मूव नहीं करते, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल में इधर उधर चल लेता है आसानी से। तो इसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करते, ये रोक नहीं पाते और ये क्या कर लेता, अपनी तरफ खींचने लगते। तो यहाँ पे आकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये इकट्ठे हो गए यहाँ पे, तो फिर अर्थिंग कर दिए इसको। अर्थिंग करने से कुछ फिनोमेना होती जो आगे मैं डिस्कस करूंगा इसका पूरी मैकेनिज्म। जब अर्थिंग की रॉड यहाँ पे दूर है अटैच, ऐसी अर्थिंग की तो ग्राउंड से जाके जो इलेक्ट्रॉन है ये जो पॉजिटिव चार्ज है उनको और क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। और उसके बाद हमने अर्थिंग हटा दिए और अब रॉड को हटा दिए। तो अर्थिंग हटाने के बाद और रॉड, फिर उसके बाद रॉड हटाओगे तो अब इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे और इस तरह से ये जो बॉडी है ये कैसी हो जाएगी, आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ गए सर? मतलब अर्थिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाते ना? क्या अर्थिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाते ना? हाँ, यहाँ पे अर्थिंग ने इलेक्ट्रॉन बढ़ाई है। अर्थिंग इलेक्ट्रॉन कम भी करती है, ऐसा नहीं कि कम नहीं करती। अर्थिंग का काम है इलेक्ट्रॉन को बढ़ा भी देना और इलेक्ट्रॉन को कम भी करना। अगर मान लो मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज वाली रॉड लेता तो क्या होता, बताओ जरा। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इधर इकट्ठे हुए थे, ये रिपेल करके दूसरे एंड पे चले जाते हैं। हेलो, हाँ सर। दूसरे एंड पे जाने के बाद फिर अर्थिंग करते तो ग्राउंड, ये जो दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन गए थे अर्थ पे चले जाते, और फिर अर्थिंग हटा देते और रॉड हटा देते तो इसमें क्या बचता, एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज बचता। ठीक है, हेलो, समझ गए आप कि नहीं? हाँ सर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इंडक्शन मेथड में किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है। क्लियर हो गया, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो। एक और मेथड बची है कंडक्शन, उसको कंप्लीट कर देते फटाफट, जल्दी, छोटी सी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का।
सर हाँ बोलो। सर अर्थिंग में सॉल्ट क्यों डालते हैं? क्या बेटा? अर्थिंग में सॉल्ट क्यों डालते? सॉल्ट, नमक। अरे वो रहने देना, वो अलग मैटर है। अभी अर्थिंग का मैं प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ। अर्थ का काम क्या है? अर्थ इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ में कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो या कितने भी उससे ले सकते, अर्थ के न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते भी और अर्थ पे जाते भी, है ना, लेकिन अर्थ की पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अर्थिंग की जो कॉन्सेप्ट, हाँ अर्थिंग की कॉन्सेप्ट बोलो हर्ष। क्या बेटा, क्या क्या? सर आपने बोले थे ना, जब रॉड हटाओ, रॉड पहले हटाना, क्या अर्थिंग का वायर पहले हटाना? पहले अर्थिंग का वायर हटाना। अगर अर्थिंग का वायर पहले नहीं हटाया आपने और रॉड को पहले हटा लिए, तो अगर मान लो ये तो ऐसी कंडीशन है, अब मान लो पहले अर्थिंग हटा लिए तो यहीं पे आ गए ना तुम, ये वाली सिचुएशन, और फिर रॉड हटाओगे तो यही आगे न्यूट्रल ही बना रहेगा। तो पहले किसको हटाना? अर्थिंग हटाना है, उसके बाद रॉड को हटाना है। क्योंकि पहले अर्थिंग हटाओगे और ये रॉड यहाँ अटैच रहेगी, तब तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे ना, फैलेंगे नहीं। अटैच मतलब अट्रैक्टिव फोर्स के कारण यहाँ पे पास में रहेंगे ये, समझ गए? अब आते लास्ट मेथड, कंडक्शन। थर्ड मेथड किसी बॉडी को चार्ज करने की। ये तो बहुत पॉपुलर मेथड है, हर हमारे जो डिवाइसेस हैं, जैसे आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, है ना, मोबाइल पे बैटरी है और ये मेरे पास केबल है, क्या करते हैं अपन, ये फंसा दिए, एक केबल लिए, इसको चार्जर से फंसा दिए, तो इसमें मोबाइल पे चार्ज आने लगे, बैटरी चार्ज होने लगी। यही है ना कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड आप डेली यूज कर रहे हो, डेली देख रहे हो, आपका फैन चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, इन सभी में कंडक्शन मेथड के थ्रू चार्जिंग हो रही है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, कौन सी मेथड है ये? कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड हम डेली यूज कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं। फ्रिक्शन का यूज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, कंडक्शन का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। तो थर्ड मेथड जो है दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन, इस पे भी ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज, कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। ठीक है, कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। कंडक्टर्स को चार्ज किया जाता है। और कंडक्टर्स कैसे चार्ज होते हैं? मान लो ये एक कॉपर का स्फीयर मैंने लिया, r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये स्फीयर A है और ये पॉजिटिव चार्ज है अभी, और इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर एक मैंने दूसरा कॉपर का स्फीयर लिया, बिल्कुल आइडेंटिकल, इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है। हमने दो आइडेंटिकल स्फीयर लिए, अलग अलग भी ले सकते थे, बट मैं यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए सेम रेडियस के दो स्फीयर लिया मैंने। 2 आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर हमने लिए। ये कैसा बेटा? अभी ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इनको क्या कर दी हमने? कनेक्शन वायर से ज्वाइन कर दिए। कनेक्शन कॉपर वायर या कोई भी मटेरियल का वायर ले लो, लेकिन कंडक्टिंग वायर रहना चाहिए। ये कंडक्टिंग वायर हमने ले लिया। तो अब क्या होगा? कंडक्टिंग वायर लिया, ये न्यूट्रल था, इसमें प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, तो चार्ज यहां पर से आप ऐसा समझ लो कि अब इसमें 5 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया और इसमें भी 5 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। कौन मूव करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसका प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहां चला गया, या यहां से इतने इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए कि यहाँ पर प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज बचे, बाकी न्यूट्रलाइज हो गए, और यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जिससे यहाँ पे प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि प्लस 5 माइक्रोकूलम ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, या फिर माइनस 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू ए। आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हो, बोल सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई यहां से प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज कौन से वाले पे चलेगा? ए से बी पे चलेगा। प्लस 5 ही क्यों गए? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अगर रेडियस अलग अलग होती तो ये आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे आपके घर में मान लो पानी की टंकी है, ठीक है, 100 लीटर की पानी की टंकी और पूरी भरी है। इसके बगल में एक और टंकी है, ये भी 100 लीटर की है, शेप भी बिल्कुल वैसे ही है, साइज भी बिल्कुल वैसे ही, सेम लेवल पे रखी हुई है, और यहाँ पे एक पाइप आपने लगा दिया। अगर इसको खोलोगे तो दूसरी वाली टंकी में भी कितना पानी आ जाएगा बताओ जरा। इसको खोल दोगे, नॉब को खोल दोगे, इस पाइप का नल को खोल दोगे, दूसरी वाली टंकी में कितना पानी आ जाएगा? दोनों आधे आधे हो जाएंगे। यस, दोनों आधी आधी हो जाएंगी, है ना। इसमें बढ़ के 50 लीटर पानी आ जाएगा और इसमें 50 लीटर पानी कम हो जाएगा, अगर आइडेंटिकल है तो। लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है, कुछ अलग शेप की है, तो क्या होगा फिर? हेलो, कुछ अलग शेप की है तो क्या होगा? सर लेवल इक्वल होना चाहिए दोनों का। लेवल इक्वल होगा लेकिन अमाउंट इक्वल नहीं होगा, उसके लिए बाकी पैरामीटर देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर अलग अलग मटेरियल के स्फीयर हैं या फिर इनकी रेडियस अलग अलग है तो उसमें पोटेंशियल इक्वल होती लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम नहीं रहती है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट, ये पूरी थ्योरी अलग ही पढ़ते हैं हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ये पूरी थ्योरी अलग से पढ़ाई जाती है ना, वो पूरी थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी। बट यहाँ पे बस हम कंडक्शन, अपनी बुकिंग चल रही है, ओटीपी आया, हम लोग कंडक्शन मेथड बस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो, हम लोग कंडक्शन मेथड बस देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, है ना। हेलो, यस सर। हम लोग सिर्फ कंडक्शन मेथड देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर ये फिर से समझा दो ना। क्या बेटा? सर फिर से बता दो ना एक बार। देख, फिर से ये है यहाँ पे कि हमने दो आइडेंटिकल स्फीयर लिए, इसमें 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये न्यूट्रल है। फिर एक कंडक्शन वायर यहाँ पे लगा दी हमने, कनेक्शन वायर लगा दिए। क्या हुआ? इसके +5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे चले गए, इसमें भी +5 बचा, इसमें भी +5 बचा। ये बिल्कुल वैसे ही कि आपके घर में पानी की टंकी है 100 लीटर वाली, एक पाइप यहाँ पे लगा और एक दूसरी भी टंकी 100 लीटर की, बट ये खाली है। ये नॉब को अगर खोलोगे क्या होगा? इसका 50 लीटर पानी कम हो जाएगा और इसमें 50 लीटर बढ़ जाएगा, मतलब दोनों में कैसा हो गया? लेवल बराबर बराबर हो गया। हेलो, हाँ सर, भी समझ गया? तो चार्ज भी ऐसे ही गए, यहाँ पे भी +5 हो गया और यहाँ पर भी +5 माइक्रोकूलम हो गया, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ, अब इसमें अगर मान लो मैं ये पानी की टंकी का शेप अलग कर देता, जैसे मान लो मैंने इसको कितने की ले लेता, 20 लीटर की पानी की टंकी ले लेता, क्या इसमें भी 50 लीटर आता और इसमें 50 लीटर कम होता? नहीं नहीं। क्या चीज फिक्स रहती? पानी का लेवल इसमें फिक्स रहता है कि भाई जहां पे लेवल आके बराबर हो गया, इस पे भी इतना ही लेवल तक पानी रहेगा और इस पे भी इतना लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इस पे इतना लेवल बढ़ जाएगा। बट पानी का अमाउंट यहाँ पे कितना होगा? इज इट 50 लीटर और लेस देन 50 लीटर? लेस देन 50 लीटर ना, छोटी टंकी ली है तुमने तो, हाँ या ना। हेलो, अरे बोलो भाई। हाँ सर। लेवल बस बराबर रहेगा पानी का, लेकिन पानी का अमाउंट इसमें कम रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर तुमने रेडियस अलग अलग लिए हो तो चार्ज ट्रांसफर तो होंगे लेकिन अलग अलग अमाउंट पे होंगे। हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट हमको करना पड़ता है, वो अलग से पढ़ते हैं। यहाँ पे आइडेंटिकल थे इसलिए इसमें +10 माइक्रोकूलम चार्ज था और ये न्यूट्रल था, तो +5 इसमें चला गया, +5 इसमें आ गया, यहाँ पे +5 बचा और इसमें +5 चला गया। ऐसा अभी बस इतना ही समझो तुम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? सर अगर न्यूट्रल वाला कुछ नेगेटिव चार्ज से रहता तो? यस, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अपन वो भी समझ लेते। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? हाँ सर। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ये तो हमारी वैसी थ्योरी है सीधी सादी। अगर मान लो इसने बोला कि सर इसमें मान लो न्यूट्रल नहीं होता, इसमें पहले से कुछ चार्ज ले लेते, चल पहले से प्लस चार्ज ले लूंगा 6 माइक्रोकूलम, आइडेंटिकल है, बाकी चीजें आइडेंटिकल है, तो टोटल कितना हो गया इनके पास में दोनों मिला के? 10 + 6 मतलब 16,
तो इस पे कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकुलाम इस पे भी आ जाएगा और प्लस 8 माइक्रोकुलाम इस पे भी रहेगा। ठीक है, मतलब इसका 2 इसमें चला गया, बैलेंस कर दिया बराबर। अभी ठीक है? हेलो, यस सर। ये ले ले, अभी स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का भी ले लिया। हाँ सर। ओके, फिर अगर मान ले नेगेटिव ले लेता है, हाँ मान ले नेगेटिव 8 माइक्रोकुलाम है या नेगेटिव 6 माइक्रोकुलाम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस ऑफ माइनस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया +4। तो कितना कितना आ जाएगा 4/2, 4/2 मतलब कितना चार्ज आ गया +2 और इस पे भी कितना आ जाएगा +2। अभी समझ गया? सर हाँ, अगर 10 की जगह 9 रहा तो आधे आधे हो जाएंगे, फिर 10 की जगह 9 कर दे। स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसकी जगह मैंने 9 कर दिया और ये -6 रहने दिया। कितने हो गए +3, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3/2। 3/2 मतलब +1.5 माइक्रोकुलाम और ये भी कितना +1.5 माइक्रोकुलाम। ले ले भाई स्क्रीनशॉट इस पेज का, समझ गया? हाँ सर। हाँ, एक और केस बता रहा हूं, ले स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ले लिया? यस देख अभी मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले ज्यादा थे, चल इसको कितने कर दिया मैंने -16 ले लिया, तो -16 +9 मतलब कितना बचा है -7। अब ये हो जाएगा -7/2 एंड -7/2 आधे आधे, तो -3.5 माइक्रोकुलाम इस पे भी और इस पे भी -3.5 माइक्रोकुलाम। अभी समझ गए? ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब दोनों स्फीयर तुम्हारे आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल नहीं है, रेडियस अलग अलग है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे। ठीक है? हेलो, अरे हाँ ठीक सर। है,